गोली मारो देश के गद्दारों को, मारो मुझे, कहां मारते मारो, बताओ, मारो मुझे, हिम्मत है तुमको, मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूं। सर ये बुज़दिल हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालिफत कर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। वेलकम टू माय चैनल उमर नेटवर्क। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। उन्होंने हेमा मालिनी की भरी सभा में बेइज्जती कर दी। जैसा कि आप जानते हैं, असदुद्दीन साहब बेहतरीन बोलने वाले हैं, उनके जैसे तीखे जवाब देने वाला कोई नहीं है। वीडियो का टाइटल है हेमा मालिनी की बोलती बंद कर दी भरी सभा में ओवैसी साहब ने। ना किसी देरी के आइए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हमारा देश कैसा हो। जब भी मैं विदेश जाती थी तो मुझे लगता था कि यहाँ कितना अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डिसिप्लिन। हमारा देश में ऐसा क्यों नहीं है। जब भी मैं वापस आती थी हमारे देश में तो मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसा क्यों नहीं है, हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भले देर से हो लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है। और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन काल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है। मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूँ, एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूँ, न्यू इंडिया बनते देख रही हूँ। मोदी सरकार के वैसे अनगिनत उपलब्धियां हैं, बहुत सारे हैं, जैसे किसानों के हित में, जवानों के लिए, वेलफेयर के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जो है वो विमेन एम्पावरमेंट। आज मैं कहूँगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली द यंग वंस, आर डूइंग रियली वेरी वेल और कंधे से कंधे मिलाकर बहुत कुछ काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं और बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे डायरेक्शन हो या फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग हो या कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, ऑल काइंड ऑफ थिंग दे आर एबल टू डू, विच इज रियली रिमार्केबल एंड वी रियली फील वेरी प्राउड टू सी देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मेनी डॉक्टर, इंजीनियर्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर एंड साइंटिस्ट आर देयर, एस्ट्रोनॉमर्स। काम पर बहुत सारे काम कर रही है हमारी सरकार। खास तौर पर मैं जब जाती हूँ तो यमुना की शुद्धिकरण के बारे में वहाँ कहते हैं, वहाँ के साधु संत लोगों को ये पुण्य नदी जो यमुना का आचमन करना चाहते हैं, उस पानी से वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरे से कहा है कि आप सांसद तो बन गए हैं लेकिन आप यमुना का शुद्धिकरण करना आपका ये कर्तव्य है। तो मैंने हमेशा कहा है मोदी जी से, और मुझे ये खुशी है कि इस वक्त हमारी सरकार इस पर बहुत ही ध्यान दे रही है और बहुत सारे प्लांट्स भी लगा हुआ है पूरा मथुरा क्षेत्र में, यमुना नदी में, और काम शुरू हो गया है। महोदय, एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो सपने दो आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन न्यू इंडिया का ये सपना दो आंखों से नहीं बल्कि पूरे 125 करोड़ भारतीयों के आंखों से देखा जा रहा है। और हम सबको मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करके दिखाना है और बता देना है सारी दुनिया को कि भारत किसी से पीछे नहीं, भारत किसी से कम नहीं, भारत को आंख दिखाए अब किसी में दम नहीं। धन्यवाद। सर, मौजूदा वतन अजीज के जो माहौल है, जो पुराशुभ दौर है, उस पर किसी एक शायर ने बड़ा खूब कहा। उसमें पहले मिसरे में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नाम दाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। जनाब चेयरमैन साहब, सदर जमहूरिया के खुतबे में खारिजा पॉलिसी के बारे में कहा गया कि नेबरहुड फर्स्ट। इसकी नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है सर कि नेपाल एक मुल्क है जो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हमारे भारत से रहे हैं। आज नेपाल नरेंद्र मोदी की सरकार को कह रहा है कि मिस्टर मोदी, अगर आप चाहें तो हम आपको और पाकिस्तान को बिठाकर बात करा देते हैं इंटरलॉक्यूटर बनकर।
अब आप बताइए सर कितनी कामयाबी है इन लोगों की। दूसरी इनकी कामयाबी देख लीजिए सर, या इनकी नाकामी, और भारत की नहीं बल्कि इनकी सरकार की नाकामी, कि अमेरिका के कांग्रेस में और सेनेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर कई हियरिंग्स किए, कई रिमार्क्स किए, कई मोशंस पास किए। इतना वजीर आजम ट्रंप से बगलगीर हुए, ऐसा लग रहा था पिछले बार कि शायद बकरीद और रमजान के ईद के गले मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका के कांग्रेस और सेनेटर्स भारत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद पे तनकीद कर रहे हैं। इससे आपकी कामयाबी अंदाजा होता है। तीसरी बात सर, बिल्कुल सही, यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो गया। ये आपकी कामयाबी या नाकामी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सर, कश्मीर की पॉलिसी, बड़ा अफसोस होता है सर, और मैं समझता हूं कि इस ऐवान की तौहीन भी हुकूमत कर रही है कि गोरी चमड़ी के डिप्लोमेट्स को लेकर कश्मीर को लेकर जाते हैं, मगर भारत के अवाम ने जिसको मुंतखब किया उनको नहीं ले जाते। आखिर क्यों डरते हैं आप इन डिप्लोमेट से, इन फॉरेन कंट्रीज से? क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? क्यों उनके पैरों पर गिरकर आप बता रहे हैं चलिए कश्मीर, और हम जाना चाहते तो नहीं जा सकते? ये आपकी और एक खारिजा पॉलिसी की नाकामी। सर, और एक मिसाल दे रहा हूं सर, एफएटीएफ में जापान जो हमारा मुल्क दोस्त रहा, उसने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया, अमेरिका दे दिया। अब पाकिस्तान पे से एफएटीएफ खत्म हो जाएगा, वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। ये इनकी खारिजा पॉलिसी रही सर। अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि छाबार पोर्ट में भारत नहीं बना सकता पोर्ट। कल तालिबान वहां पर आएगा तो हम क्या करेंगे फिर? आपके पास इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा सर, अब आप आ जाइए, हज सब्सिडी को निकाला गया था, 700 करोड़ की सब्सिडी निकाले। मैंने खुद कहा था, कहां गए वो पैसे? 700 करोड़ में आपने कितने मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले? 0, 0। और आज आप कहती हैं कि स्कॉलरशिप। सर, हर साल मैम डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिए, आप नहीं करते। और नहीं करने की वजह से हर साल कम से कम 20 लाख मुस्लिम लड़के और लड़कियां स्कॉलरशिप से महरूम होती हैं। अच्छा सर, आप देख लीजिए, जो पैसे दिए गए थे 2018 और 19 में, उसमें से आपने 170 करोड़ रुपए खत्म दिए ही नहीं। 19-20 में आपने नवंबर तक सिर्फ 27% पैसे रिलीज किए, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते। हुनर हाट का जिक्र सदर जमहूरिया ने किया, इसमें भी झूठ सर। झूठ का अंदाजा लगाइए कि खुद गवर्नमेंट का मैंने आरटी एप्लीकेशन डाला जिसमें कहा गया कि 2018-19 में खाली 12,000 के करीब आर्टिजन्स को, 1,227 आर्टिजन्स को हुनर हाट में ट्रेनिंग दी गई। आप कहते हैं हजारों, ये आरटीआई की एप्लीकेशन है। सर, तीसरी जो अहम बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमारे हर जमहूरियत के लिए बुनियाद होती है, मगर 5.5 साल में तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स की धज्जियां नहीं बल्कि उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया। कोई चीज आजाद नहीं है आज। थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स खत्म होकर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बन चुका है। यहां पर एक ही शख्स के हाथ में पूरा पावर आ चुका है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में अदलिया थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अब लगता है कि एक ही फर्द में ये तमाम चीजें समा जा चुकी है, जो हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है सर। चौथी बात सर, जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं, कि सरकार बार बार कहती है कि, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सर इस पार्लियामेंट की तारीख में यह पहला कानून बनाया गया जिसमें मजहब का नाम लेकर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कभी 70 साल में इस तरह का कोई कानून नहीं बना इस पार्लियामेंट में। वो भी बदनुमा दाग का एजाज आपको हासिल है कि आपने मजहब के नाम पर कानून बनाया। सर, एनपीआर एनआरसी के बारे में आज एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ देयर इज नो डिसीजन एनआरसी हैज बीन टेकन। सर, ये टिल नाउ का मतलब क्या है? सर, ये टिल नाउ का मतलब क्या है? आज और कल होगा ना, कल होगा, परसों होगा नहीं, उसमें लिखा है अभी तक। अभी तक, कभी तक कभी नहीं लिखा हुआ है ना सर, अभी तक, टिल नाउ। सर अब आप देखिए सर, मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट को कह रहा हूं। जी यस सर, मैं थम्स अप हूं, आप शेक्सपियर पढ़े हैं मुझे मालूम, और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी सर मैं अभी हलवा और पूहा खा के आऊं, इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। हाँ, तो सर ये एनपीआर और एनआरसी का
मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, बल्कि मैं प्रधानमंत्री को जरा हिम्मत करके कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, आप ये बता दीजिए कि एनपीआर एनआरसी क्या एक सिक्के के दो रुख नहीं है? क्या एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, इसीलिए आपने 3,900 करोड़ रुपए एनपीआर को दिए। और एनपीआर, सर सुन लीजिए, एनपीआर के सर इन तमाम से पूछिए कि 2003 के रूल्स में कितने मर्तबा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिखा गया है, कितने मर्तबा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन लिखा गया है, इनको पता ही नहीं है। सर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, क्योंकि सेंसस अलग है, सेंसस अलग है, एनपीआर अलग है। आप एनपीआर जब करेंगे और उसमें 8 सवालात क्यों डाल रहे हैं आप, नए सवालात? क्या एनआरसी नहीं करेंगे? अच्छा, ये और एक चांस, ये जवाब दे प्रधानमंत्री। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आप बोलना चाह रहे तो मैं बैठ जाऊं, आप बोलिए, बोलिए ना सर। सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नागरिकता देता लेता नहीं है, ये देता भी है और लेता भी है। उसकी मिसाल क्या है? आसाम। क्या आसाम में 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, वो बंगाली जबान बोलते? आसाम में 5 लाख बंगाली जबान बोले हिंदू हैं, आप बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं, आसाम के 5 लाख मुसलमानों को नहीं देना चाहते? क्या आसाम के असेंबली में आपने नहीं कहा, आपकी सरकार ने? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है, एनपीआर होगा नहीं, घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं। सर सुनिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। आसाम में जो घुसपैठी हैं, आसाम में जो घुसपैठी हैं मुसलमान घुसपैठी हैं, बंगाली हिंदू नहीं है। सर मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में सर। ये तो एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है सर, एनपीआर एनआरसी एक ही है सर। एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। प्रधानमंत्री बता दें कि आसाम के 5 लाख बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी CAA के तहत। सर आखिर में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुल्क में जो माहौल है, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट कह रही है क्यों हो रहा है एहतजाज? प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। आज मुस्लिम महिला उनके खिलाफ खड़ी है तो भाई को नाराजगी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है? सर ये जो लड़ाई है ना सर, ये हमारे वजूद और बका की लड़ाई है। अगर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कैटेगोरिकली खड़े रहिए और खड़े रहकर कहिए मौजूदा वतन में जो माहौल है सर, ऐसा माहौल है कि 1933 का जर्मनी का माहौल है, 1938 का जर्मनी का माहौल है, 1948 का 38 का मुसोलिनी का माहौल है। आज हर जगह पर अब सिर्फ बाकी क्या रह गया मालूम सर? बाकी हिटलर ने भी इन्हें सेंसस किया था, उसके बाद यहूदियों को गैस का चैम्बर में डाल दिया। मुसोलिनी ने भी 1938 में सेंसस किया था, उसके बाद पूरी जायदाद रोमा और यहूदियों की छीन ली। अब वही हाल यहां पर होने वाला है मुसलमानों के साथ, वही हाल होने वाला है सर, वही हाल करने वाले हैं। इनका मकसद ही वही है, इनका मकसद मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। और दिल्ली में क्या हो रहा है? इतने पावरफुल होम मिनिस्टर है, 3-3 गोलियां चलती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका? कैपिटल ऑफ द कंट्री में सर, कैपिटल सर खत्म करो, 1 मिनट लास्ट। कैपिटल ऑफ द कंट्री में 3-3 गोलियां चलती हैं। गोली मारो देश के गद्दारों को, मारो मुझे, कहां मारते मारो, बताओ, मारो मुझे, हिम्मत है तुमको, मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूं। सर ये बुज़दिल हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। भरी सभा में कैसी घुमा घुमा के बेइज्जती करी है यार। इसीलिए मुसलमानों में आपसे कहता हूँ कि पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे आदमी की बात हर जगह फैलाई जाती है। असद साहब ने तो बेइज्जती कर दी हेमा मालिनी की, और ऐसी वैसी बेइज्जती नहीं, बहुत खतरनाक बेइज्जती। उन्होंने साथ में मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत सही बात कही है, अगर CAA होगा तो NRC भी होगा। मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें। असद साहब बहुत ही एक ज़बरदस्त नेता है, धाकड़ नेता है, जिनकी धाक है, कोई भी आदमी उनकी टक्कर नहीं ले पाता है। ऐसे नेता मुसलमानों को और ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे हर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।